असद खरल साहब, पहले तो ब्रॉडशीट पर आ जाए, आप इन मामलों को अच्छी तरह समझते हैं। 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया गया है, अब तो मानना पड़ेगा कार्रवाई होगी। अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ हो सकती है, अगर शुगर माफिया के खिलाफ हो सकती है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहले तो आप कहते थे जी गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसका कुछ होना नहीं है, बाबर साहब भी कहते थे। अब तो कार्रवाई हो रही है 5 लोगों के खिलाफ, इनको पकड़े, और ये बड़े बड़े नाम है, हुकूमतों में रहे हैं। उसामा साहब, मामला ये है कि ये जो आपने बोला ना अहमद बिलाल सूफी, ये वकील है, ज़रा इनका भी बता दिया करें, थोड़ा सा पता चल जाए। अब अहमद बिलाल सूफी साहब भी गालबन ये मैंने जो जी बिल्कुल बिल्कुल वही, और बड़े इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं, और ये क्रिमिनल केस है उसामा साहब। बदकिस्मती ये है जब वकला का नाम आता है तो हमारी अदालतों का भी रवैया थोड़ा सा बार और बेंच में आपको पता है उनको ऑनर दी जाती है। अब यहाँ पे एक अरबों और करोड़ों रुपए का मामला है और उसके अंदर उनका लीड रोल है। क्या आप समझते हैं कि वकला जो है उनके ऊपर जिस तरह केस बनते हैं तो उनके खिलाफ फिर फैसले आते हैं, इंसाफ होता है आम आदमी की तरह? सर इस्लामाबाद में तो हाई कोर्ट में वो आप देख चले, अच्छी बात, अल्लाह करे इस केस में भी हो। अहमद बिलाल सूफी साहब हैं, बड़े नामवर वकील हैं, और उनके बरतानवी हाई कमीशन के साथ गालबन और भी मुख्तलिफ कोई उनके एग्रीमेंट्स या NGO टाइप को उन्होंने बनाई है। उन्होंने खुद जिक्र किया था, मैंने भूल गया हूँ कि क्या मामला उनके साथ चल रहा है, लाइजन है उनका गुजर। अब अगर कोई भी बड़ा इस तरह का मामला, फ्रॉड का, कोई 2 नंबर का, कोई टकेमारी का, बड़ा बड़ा कोई लैंड ग्रैबिंग का मसला हो, कोई स्टेट की प्रॉपर्टी लूटी गई हो, कोई अरबों रुपया खाया गया हो, तो वहाँ पे वकील आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे जिनकी फ़ीसें जो है करोड़ों में हैं। और फिर हुकूमती केस भी उनको दिए जाते हैं, बावजूद हुकूमतों के अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ महकमों के अपने बंदे भी होते हैं, लेकिन वो सारे केस बड़े बड़े, उनकी मद में भी उनको फ़ीसें दी जाती हैं, नवाजा जाता है। ये तो एक छोटा सा इनके ऊपर इल्ज़ाम है। उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत बड़े फैट, बहुत बड़ी गर्दनें मापने वाली होगी हैं वकला की भी। जिस तरह मीडिया माफिया, वकला भी एक माफिया बन चुका है। अब मामला ये है कि ये इनके ऊपर नहीं आ रही बात, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत, मैं कह रहा हूँ पैटी सा केस है ना। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अगर, और जस्टिस साहब अजमत सईद साहब वो भी वकील है, जारी बात है। उसके बाद जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए, वो PGA भी रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, DPGA भी, और उसके बाद मेरा ख्याल एडवोकेट जनरल इसमें भी रहे, और मुख्तलिफ रहे, लॉ मतलब ऑफिसर भी रहे। अब मामला ये है कि फिर हसन साकब है, गुलाम रसूल है, अब्दुल बासित है और शाहिद बेग है। कुछ इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इस तरह वकील भी हैं। और अगली जो बात ये है कि इसके अंदर जो ये सारा मामला हुआ, कमर जमान चौधरी साहब, जिनके बारे में आसिफ जरदारी साहब को बड़ा मशहूर इंटरव्यू है नीला पिले चैनल पे बैठ के जो दिया था उन्होंने, उनके खिलाफ जिस तरह फैसला देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। आप सुन ले, आप वो जो कमर जमान चौधरी साहब, जब अजमत सईद साहब भी उसी बैंक में पनामा केस वाले बैठे थे, जब उनका कि आज नैब हमारे सामने दफन होता हमने देखा है, देखा था आपने, वही नैब जिसके वो चेयरमैन थे, रूए रवां थे, वो जो कमर जमान चौधरी साहब, जो दरबारी चेयरमैन, जिनको हमेशा मैं कहता हूँ और उनके मुंह पे भी कहता हूँ, और उनके घर में बैठ के उनके मुंह पे भी साथ साथ। अब मामला इसी के ऊपर कर दें कि 5 अफराद हैं। अहमद बिलाल सूफी जो एडवोकेट है, माशाल्लाह बड़े नामवर है, अल्लाह ताला उनको और उनका इकबाल बुलंद करे, रुतबा उनका बुलंद करे। हसन साकब, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित शाहिद की फैसला किया गया, और ब्रॉडशीट ने अपनी रिपोर्ट में 5 अफराद को मुलजिम नामजद किया है। हम नहीं कर रहे, ब्रॉडशीट ने किया। अभी देखिए ना, ब्रेकिंग है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब ब्रॉडशीट कमीशन ने बताया कि 2011 से, बड़ी अहम इसमें पॉइंट पे आ रहा हूं, 2011 से 17 तक नैब का दौर तारीख था, वही कमर जमान चौधरी वाला दौर, वही जो कमर जमान चौधरी जिनके बारे में आसिफ जरदारी साहब ने वो नीले पीले चैनल पे बैठ के एक इंटरव्यू में कहा था कि नैब की क्या मजाल, वही नैब जिसने फिर उनको बाद में पकड़ा भी, उनकी अमशीरा को पकड़ा, उनके बेटे और उनके केस बनाए। स्विस भी दोबारा खुल सकते हैं, स्विस केसेस। अच्छा, वो तो ऑलरेडी जब ब्रॉड कमीशन जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक तो स्विस क्वेश्चन भी दोबारा खुल सकते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन की हुई है। और ब्रॉडशीट के हवाले से भी देखें कि सफारत खाने से फाइल गायब हो गई, वही पेज जहां पे पेमेंट की बात है, आप समझते जाएं। और उसके बाद जो हमारा वजारत खजाना, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वहां से फाइलें वो गायब हो गई। सिर्फ एक नैब का वो ऑफिस था जहां पे ये चीजें मिली जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को, जहां से उन्होंने खोरे निकाले और वहां पे जाके सारे फुटप्रिंट मिले। दूसरी बात, सिरे माल के हवाले से उन्होंने जो बात की है, दूसरी अहम बात, सिरे माल के हवाले से उन्होंने कहा कि सारी जगहों से वो भी रिकॉर्ड आपको पता है गायब हुआ, नैब के स्टोर रूम से उनको वो भी मिल गया, उसके अंदर भी जो खांचे मारे गए और जो स्विस का हुकूमत को खातरा लिखा, पहले सिरे माल को मान भी देखा जाएगा, बाबर साहब को घर चला गया, बाबर डोगर साहब। इसके साथ साथ आपको एक और ब्रेकिंग दे रहा हूँ, हुदैबिया पेपर, हुदैबिया इंजीनियरिंग बड़ा है, पेपर छोटा है, ये भी आपको
हुदैबिया पेपर में शहबाज शरीफ साहब ने पेमेंट दी थी FIA को उस वक्त। फिर उसके बाद हुदैबिया पेपर और इंजीनियरिंग मर्ज हो गए, उसके बाद वो रेफरी जज आ गए, फिर किस तरह क्या हुआ कहानी वो भी आपके सामने है। फिर वो केस गायब हो गया, उसके ऊपर ये भी कहा कि बात भी नहीं कर सकते। हुदैबिया के वाले से भी ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए हैं। और 1985 से नैब कोई भी मामला हो तो उसको अगर सरेमाल खुलेगा तो हुदैबिया पेपर पे मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, हुदैबिया इंजीनियरिंग से मना नहीं किया। अच्छा, तो वो भी खुल सकता है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये नहीं दे रहा, ख्वाहिश नहीं बता रहा, ये इसके बाइस। बाबर डोगर साहब, आप समझते हैं कि वाकई अब तब्दीली आ गई है मुल्क में, ये बड़े बड़े केसेस खुल रहे हैं, क्रिमिनल कार्रवाइयां? उसामा साहब जो पहले खोले थे केसेस, पनामा लीक, उसके बाद ये जितने भी सारे केस थे, ओमनी ग्रुप, और ये क्या इनसे सारी रिकवरियां हो गई हैं? क्या मुलजमान अरेस्ट हो गए हैं? क्या सारा कुछ रिकवर हो गया है? क्या पाकिस्तान से बाहर गया हुआ पैसा वापस आ गया है कि आपने दोबारा ये केसेस खोल लिए हैं? उसामा साहब, पहली तो सवाल ये है, मैं फवाद चौधरी साहब से जो आज ये कह रहे थे कि जी स्विस गोड्स का जो केस है उसको भी रीओपन किया जा सकता है। जी। मेरा सवाल ये है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनकार किया था कि जनाब मैं ख़त नहीं लिखूंगा, तो उस वक़्त उनके आगे ढोल बजा के नाच कौन रहा था कि जी ये प्रेसिडेंट के खिलाफ आइन के तहत प्रेसिडेंट के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर खत नहीं लिख सकता। ये अल्फाज कौन ढोल बजा बजा के नाच सर, मेरा मतलब है कि आप वो बंदा जो उस वक्त ये समझ रहा था कि ये खत लिखना नाजायज है, आज ये कह रहा है कि वो केस जो है वो नैब को रेफर कर दिया जाएगा। नहीं डोगर साहब, थोड़ी सी उसको अगर इजाजत दे तो मैं बात करूं। ज़मीर भी तो सर वो ढोल तो बजाने पे बदनाम था बिलाल चौधरी, इधर ढोल इनसे फवाद चौधरी पे गालबन बजवा दिया, पता ढोल उन्होंने बजाया नहीं, बारह उनके थे मेरे ख्याल मामले सूसी थे, स्पेशल असिस्टेंट मुशर्रफ के भी थे। चैनल पे आके बैठ आप मामला डोगर साहब इसमें थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं, फर्क हो जाए ना, फर्क बता दूं खान साहब। इसमें मेरे नजदीक ये एक मुर्दा नहीं, ये नहीं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरी बात से कुछ नहीं निकला, नहीं, इससे बड़े बड़े केसेस से कुछ नहीं निकला, वो ठीक बात है। इसका अब होना ये है कि नैब को जाएंगे, नैब कोई 2-4 अरब इन पे और मजीद खर्च करेगा और अल्टीमेटली देखिए वो बात आपकी बड़ी वैलिड है, मैं भी उस पे एंडोर्स करता हूं। गवर्नमेंट को एक सियासी नारा जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, हम जो खत लिखने का मामला सुन ले उसामा साहब, खत लिखने में एक टाइम था उस कोर्ट का, उतने दिनों में आपने खत लिखना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खत लिखें। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि ताकि वो टाइम बार्ड जो स्विस कोर्ट का है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसलिए खत यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं लिखा, सुन ले। उसके बाद जब राजा परवेज अशरफ आए तो उसी वजीर आजम ने उसी सदर के नीचे खत लिखा, आपको पता है। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि टाइम बार्ड हो गया था, खत बाद में लिखा गया और वो पोस्ट भी हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है। एक वजीर आजम को खत ना लिखने पे घर भेजा गया इस वजह से, फिर दोबारा उसने खत उसी वजीर आजम से जरदारी ने लिखवा दिया, वही जरदारी जिन्होंने गिलानी भी बनाया था, जिन्होंने राजा परवेज अशरफ को बनाया था। लेकिन फर्क क्या था, फरूक एक नाइक और बड़े उनके जगादरी और टीम वाले लोग थे जो इनके वकील भी और सेंटर और चेयरमैन साहब, उन्होंने ये मशवरा दिया था जरदारी साहब को कि 60 दिन का गालबन या 90 दिन का टाइम था उनका, ये टाइम अगर गुजर जाता है हमारा तो चीफ जस्टिस को पता था, सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, इसलिए उन्होंने प्रेशर डाला, फैसला दिया। तो जरदारी साहब ने चूंकि उनका लगाया हुआ था गिलानी साहब, उन्होंने खत नहीं लिखने दिया। जब टाइम पूरा हो गया तो ये भी आज रिकॉर्ड पे है, वहां से पैसे निकलवा लिए गए, आपको पता है ना इस चीज का। बाद में सिरेमाल को ऑन भी किया गया, वहां पे 60 लाख कितने डॉलर थे गालबन, वो पैसा निकाल भी लिया गया। जरदारी साहब ने ऑन भी किया, हाँ मेरा पैसा था, हमने बेच भी दिया, ये बेच भी दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद राजा परवेज अशरफ से खत लिखवा दिया, पता नहीं वो भी पोस्ट किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को दिखा रही है कि हमने खत दे दिया। इशू ये था टेक्निकल डोगर साहब के, वहां पे स्विस कोर्ट ने कहा था हुकूमत पाकिस्तान की इतनी देर सारी चीजें थी, वो उसके बाद केस नहीं खोल। अब मामला ये है, वो तो था वहां का मामला डोगर साहब, ये सिरे माल के जो पैसे वहां से आगे शिफ्ट हुए, खत में लिखने में डिले किया, नैब उसके ऊपर बैठा रहा, हुदैबिया की जिस तरह पेपर और हुदैबिया इंजीनियरिंग के ऊपर नैब ने अपील क्यों नहीं की टाइमली, नैब जो हुदैबिया पेपर को ले गया इंजीनियरिंग को क्यों नहीं किया, जो मर्ज हुए थे वो भी आपको पता है, सारी कहानियों को पता है। लेकिन जो बात में ठीक है, पैसा रिकवर नहीं हुआ, खबर पर जाने नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये सरे महल ये वो ये केस किया, तो वो तो गिव एंड टेक हो गया ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारा ट्रायल होता रहा। पे पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने डॉक्टर साहब मुशर्रफ ने साथ मुकम्मल कर लिया, मुशर्रफ ने अंदर कर लिया, इनसे कुछ नहीं निकलना।
क्या आज रिश्वत बंद हो गई है? लेकिन क्या आज पावर से रिश्वत नहीं हो रही? आप बाहर निकले, मुझे बताएं कौन सा ऐसा महकमा जहाँ पर करप्शन नहीं चल रही? मुझे ये कौन सा ऐसा बंदा जो करप्शन नहीं कर रहा? तो पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। जब आपके वज़ीर पकड़े जा रहे हैं, आप मुझे बताएं आज कौन सी ऐसा बड़ा इंकलाब आ गया है, कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई? डॉक्टर साहब, इससे बड़ा इंकलाब क्या हो सकता है? सुन ले, इससे बड़ा इंकलाब क्या हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, वो जेल में जाए, सदर मुल्क जेल में जाए, वजीर आजम 2-3 जेल के अंदर यात्रा कर रहे हो, केस फोर्स पे कर रहे हो, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का जेल में हो, वो जेल में हो, ये कौन सी पहली तारीख है? आसिफ अली जरदारी जेल में गए, मुशर्रफ के दौर में नवाज जेल में गए, कौन सी उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना कि आप भी लूटे, हम भी लूटे, अभी भी तो यही हो रहा है। तो आप तो तीसरी पार्टी, मुझे बताएं तीसरी पार्टी करप्शन खत्म हो गई है? मैं कब कह रहा हूँ खत्म हो रही? क्या आप गारंटी देते हैं कि इस मुल्क में किसी क्लब पे जो है जो देखिए, आपका सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट फौज पकड़ा गया, आपका चीमा पकड़ा गया, आपके ख्वाजा फराज में पकड़े गए, वो तो नवाज शरीफ ने भी पकड़ा, अलीम खान पकड़ा गया, अलीम खान नहीं पकड़ा गया, वो इनका एक और मिनिस्टर पकड़ा गया, सफ्तान पकड़ा गया। अब जो पकड़ा जाता है आप कहते हैं वो पता नहीं, मुझे पता है, आपको पता है, दूसरे आप इसी प्रोग्राम में बताते रहे। डॉक्टर साहब, मसला ये नहीं है, जब बैलेंसिंग फैक्टर बना रहे थे, कभी कुछ करते हैं, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब। सर आप लोग कहते नहीं, लोग ये जो पकड़े गए, सुन ले, ये लोग पकड़े गए पाकिस्तान की तारीख में, जहांगीर तरीन वो कह के, वो इमरान खान का एटीएम नहीं है, वो इन्वेस्टर नहीं है, उसने जहाज में बंदे भर भर के नहीं ले गया, आज उसके गिर्द एफआईआर नहीं हो रही। नहीं अगर पकड़े जा रहे डॉक्टर साहब, पहली दफा ब्यूरोक्रेट फाइल पे साइन करते हुए डरता है ना, यही पीटीआई को मसला है ना, क्योंकि उनको पता है कि हमें पकड़े जाएंगे। हमें तीसरी बात कर दी है, इमरान खान अगर कर रहा है तो कल को उसके मिनिस्टर वो भी तो फेस करेगा। इस पर आने जहांगीर कच्चा कल्चर है ना, जहांगीर तरीन साहब, सट्टा माफिया, इस सारे पर हमारे पास बड़ी तफसील है, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। रिकवरियां नहीं हुई, रिकवरियां नहीं हुई, जो हमारा भी है, डॉक्टर साहब कंसर्न है, करोड़ों रुपए ऊपर लगा दी, जब तक रिकवरी नहीं होगी। तौर पे भी तो है ना, अगर जरदारी सब मानते हैं सरे महल उनका है, पहले इनकार करते थे, फिर मानते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुरान हदीस थोड़ी है, तो अखलाकी भी तो फ्लैट पार्क लेके मान रहे हो, क्या करें अब, जो ना माने तो। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने इस चीज की इजाजत दी कि चूंकि चीनी माफिया को कंट्रोल करना है तो चीनी दरामद करनी है भारत से, कॉटन की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हमारी एक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, उसको हमने खुद ही तबाह किया कॉटन को, तो अब वो भी भारत से इंपोर्ट करने की कह दिया, सिफारिश कर दी ईसीसी ने। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी मौजूदा सूरत हाल में, जब से ये 5 अगस्त 2019 का वाक़या तब से लेकर तो बहुत बड़ी खबर। जिस तरह कश्मीर के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके हवाले से अगर देखा जाए, बिल्कुल हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म है पाकिस्तान भारत में। लेकिन आज काबीना की तरफ से एक अजीब यू टर्न नज़र आया कि काबीना ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी जब तक मकबूजा कश्मीर का जिस तरह से मामला है या वो स्टेटस बहाल नहीं होता जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, जिसमें उनको कुछ आज़ादियाँ थी नहीं, बाहर से आके लोगों को आबाद नहीं किया जा सकता, यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनकी, वो सब ख़त्म कर दिया गया। तो ये जब चीज़ें वापस नहीं ली जाती, पहली शर्त यह है, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी काबीना में बात हुई है कि पहली शर्त यह है कि वो चीज़ वापस लें, फिर आगे बात चलेगी, किसी किस्म की कोई तिजारत तब तक नहीं हो सकती। डाल दी है मुझे समझ ये तो बता सर, मैं कहां से आ गया? चले मैं अर्ज कर देता हूं। इमरान खान ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, वजीर खारजा ने कहा था कि फर्म है कि जब तक ये स्टेटस वापस नहीं होता हम कोई ट्रेड, कोई बात, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कहा था। आर्मी चीफ ने भी कहा था, अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। ईसीसी की एक तजवीज़ आ गई, आपने यू टर्न बना दिया। भाई उनकी तजवीज़ है, हमारे साहब ने की ना, तो वो एक्सपोज हो गए। हुकूमत पाकिस्तान तो उसी पॉइंट पे इमरान खान साहब खड़े हैं, उसी पॉइंट पे हमारी आर्मी खड़ी है, अस्करी और सियासी जो क्यादत एक पेज पे है। यू टर्न तब होता जब ट्रेड करते। सर गुजारिश तो सुन लें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।